हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध एक आलोचनात्मक निबंध है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की इस अंध सजावृत्ति का परिणाम है जो उनके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, तथा नाखूनों को काट देना स्वनिर्धारित खत आत्मबंधन है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इस निबंध को। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्फा की पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटने की ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने बहिया क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का वज्र, जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। जिसके पास लोहे के शस्त्र और अस्त्र थे, वे विजयी हुए। नेताओं देवताओं के राजा तथा राजा तक को मनुष्यों के राजा से इतिहास सहायता लेनी पड़ती थी कि इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों की बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीले वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बम्बों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नख धर मनुष्य एक एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी यह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून ही बुलाया नहीं जा सकता भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के दंतावलंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले और चलने वाले। तथा किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ लाख वर्ष पूर्व वह अपने नाखूनों को बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर मरमर युग का कोई अवशेष रह जाए, या उसे आशा है, लेकिन यह कैसे कहूँ। नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े थोड़े ही हुआ है, या तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पाशवी प्रकृति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती।
कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विधिक आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उनकी सिकथक, मोम और अलकतक से यंत्रपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग इन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं और दक्षिणार्थ लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि है देश की ओर भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी मनुष्य बहुत सी अभ्यासजन्य सहज प्रवृत्तियां रह गई हैं। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती रहती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा, दांत का दोबारा उठना तीसरा, पलकों का गिरना चौथा, और असल में सहजात प्रवृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही करते हैं। हमारी भाषा में भी उनके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली प्रवृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। वह कौन सोचता है, सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात प्रवृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उनकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चित्र उनके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सका। उसे कोई रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है, किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जात से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो यह अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं वृहत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, पर कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सबके स्व का बंधन अवश्य रखा। यह क्या संयोग की बात है। यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राण विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात प्रवृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हों। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह जरूर है कि परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली हैं। भारतीय चित्त जो आज भी
अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिमटे चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि जब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। तो हमें परीक्षा करके ही कर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियां पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक समान धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त प्राणों और समस्त जातियों का एक समान आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किसी बात में भिन्न है। आहार, निंदा आदि पशु सुलभ स्वभाव उनके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, या मनुष्य के स्वयं के उद्रवित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से से आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए सत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जात या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, वह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का समान धर्म कहा है। एतेन्द्र तृतीयम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत निर्वैरता महाराज सत्यम क्रोध एव च। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, या आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और आक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है, और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं मनुष्यों की कमी है, और मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बनने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई से बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणशास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है।
अपना आदर्श है। बेहतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है अनायास बिना सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। सफलता और चरितार्था में च- सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणशास्त्रों के संचयन से बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस पशु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इस प्रकार यह निबंध यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।